नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा मंजर शायद ही कभी आपने देखा हो जब संसद के भीतर एक ऐसी किताब को लेकर संग्राम छिड़ जाए जो कि आधिकारिक तौर पर बाजार में आई ही नहीं है। एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर गहरा विवाद छिड़ा। ये पूरी कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगती जिसमें राजनीति, सेना के गुप्त रहस्य, पब्लिशिंग हाउस की मजबूरियां और राहुल गांधी का सरकार पर हमला सब कुछ आपस में उलझ गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस किताब की हार्ड कॉपी दिखाकर राहुल गांधी संसद में दावे कर रही हैं, उसे छापने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस साफ कह रही है कि हमने तो ये किताब अभी तक छापी ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। अब संसद के सियासी तूफान का सबसे बड़ा असर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी पर पड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष के 118 सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो दे दिया, जिसके बाद सूत्रों का दावा है कि ओम बिरला ने तब तक सदन न जाने का फैसला किया जब तक कि इस प्रस्ताव पर फैसला न हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में भी अब एक अजीब मोड़ आ गया जब कांग्रेस के नोटिस में तकनीकी खामियां मिली और उसमें 2026 की जगह बार-बार 2025 लिखा गया। अब इस पर चर्चा 9 मार्च को होने की संभावना है, लेकिन इस पूरी उठापटक के केंद्र में वो किताब है जिसे लेकर राहुल गांधी अड़े हैं कि सरकार सच को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। दरअसल राहुल गांधी संसद में पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की किताब की प्रति दिखाकर ये दावा कर रहे हैं कि किताब 2023 में उपलब्ध हो गई थी। वे नरवणे के पुराने ट्वीट का हवाला दे रहे हैं जिसमें उन्होंने प्री ऑर्डर लिंक शेयर किया, लेकिन यहाँ राहुल गांधी से एक तकनीकी चूक हो रही है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। प्रकाशन की दुनिया में प्री ऑर्डर और उपलब्ध होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि किताब छपकर दुकानों पर आ गई। जब कोई बड़ी हस्ती किताब लिखती है तो पब्लिशर उसे पहले ही ऑनलाइन साइट्स पर लिस्ट कर देता है ताकि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो और एडवांस बुकिंग शुरू हो जाए। नरवणे की किताब का जो कि ISBN नंबर है सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वो किताब की पहचान के लिए बनाया गया एक यूनिक नंबर है जो कि छपाई से बहुत पहले प्राप्त हो जाता है। सच्चाई ये कि पेंगुइन ने इस किताब की लिस्टिंग तो की थी, लेकिन इसकी छपाई के लिए रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली क्लियरेंस पेंडिंग थी। सेना के नियमों के मुताबिक किसी भी रिटायर्ड अफसर को ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होती है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो और किसी भी तरह की देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचाने की आशंका रखती हो। चूंकि इस किताब में गलवान संघर्ष और अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा है, इसलिए सरकार ने इसे अब तक हरी झंडी नहीं दी। अब इसी बीच इस किताब का एक कच्चा मसौदा यानी कि प्री प्रिंट वर्जन कहां से लीक हो गया और उसका PDF व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसी सिलसिले में FIR दर्ज की क्योंकि ये कॉपीराइट की चोरी और संवेदनशील जानकारियों का अवैध प्रसार है। पेंगुइन पब्लिशर ने स्पष्ट कर दिया कि ना तो उन्होंने डिजिटल और ना ही प्रिंट फॉर्मेट में इस किताब को रिलीज किया, यानी कि राहुल गांधी जिस कॉपी को लेकर घूम रहे हैं या फिर जो PDF लोग पढ़ रहे हैं वो पब्लिशर के पास मौजूद उस मेन्यू स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया, अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। राहुल गांधी नरवणे के 2023 के ट्वीट को अंतिम सत्य मान रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि वो केवल एक व्यावसायिक घोषणा थी जो कि बाद में क्लियरेंस न मिलने के कारण अधर में अटक गई। यदि किताब वास्तव में छप गई होती तो वो अमेज़न पर डिलीवर होती और लाखों लोगों के पास होती, न कि केवल कुछ लीक हुए पन्नों के रूप में आपके आसपास सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर घूम रही होती। ये पूरा मामला अब कंटेंट से ज्यादा प्रक्रिया का बन गया। विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी और सेना के पूर्व प्रमुख की आवाज दबाने का मुद्दा बता रहा है, जबकि तकनीकी रूप से पब्लिशर और सरकार नियमों के पचड़े में फंसे है। फिलहाल स्थिति यह है कि पेंगुइन अपनी साख और कॉपीराइट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली पुलिस चोर की तलाश कर रही है जिसने ड्राफ्ट लीक किया और राहुल गांधी उस पुरानी लिस्टिंग को ही किताब की उपलब्धता का सबूत मानकर सरकार को घेर रही हैं। जब तक रक्षा मंत्रालय इस किताब को क्लियरेंस नहीं देता तब तक ये किताब आधिकारिक रूप पर अनपब्लिश्ड रहेगी और जो भी प्रति बाजार में या फिर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है वो अवैध मानी जाती रहेगी। और आपके आसपास भी अगर ये प्रति है तो आप भी अवैध के रूप में ही इसे मानिए, स्वीकारिए।
अब आपको ले चलते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजनीति में अब एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की हो। दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहने वाली शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि अब वो चुनावी मुकाबले से पूरी तरह बाहर हो गई। ये खबर न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए किसी बड़े झटके से बिल्कुल कम नहीं है। अगस्त 2024 से शेख हसीना की सरकार गिरने और उनके देश छोड़ने के बाद वहां की कमान नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस संभाल रही हैं। लेकिन अब असली चुनौती ये कि चुनाव के बाद देश को एक और नया पूर्णकालिक प्रधानमंत्री मिल जाएगा। भारत के लिए यह समय काफी तनावपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति अब खुलकर सामने आएगी। चुनावी मैदान में आवामी लीग के हटने के बाद से अब मुकाबला पूरी तरह से बदल गया है। अब मुख्य लड़ाई पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के बीच सिमट गई। बीएनपी की कमान संभाल रहे तारिक रहमान लंबे वक्त ब्रिटेन में रहने के बाद अब वतन लौट आए हैं और सर्वे के नतीजे उन्हें जीत के काफी करीब रख रहे हैं। वहां के मशहूर अखबार प्रथम ऑलो के सर्वे के मुताबिक बीएनपी को 300 में से 200 अधिक सीटें मिल सकती है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद भी इतनी सीटें कि आप एक बार फिर चुनाव में अपनी मजबूत उपयोगिता, मजबूत स्थिति दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। ये बदलाव भारत के लिए चिंताजनक क्यों है, क्यों हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं क्योंकि बीएनपी का रुख कभी भी भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं रहा। दूसरी तरफ जमात इस्लामी की भूमिका भी इस चुनाव में बहुत अहम रहेगी। ये पार्टी हमेशा से अपने कट्टरपंथी विचारों और भारतीय विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती है, पहचान रखती है। सर्वे में भले ही जमात को केवल 50 सीटों के आसपास मिलने की बात की गई, लेकिन संसद में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उनकी मौजूदगी बांग्लादेश की विदेश नीति को काफी प्रभावित कर सकती है। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 पर जनता सीधे वोट डालती है, बाकी 50 सीटें विशेष तरीके से चुनी जाती है। भारत की ही तरह वहां भी सांसदों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, चुनाव होते हैं और नई पार्टी सरकार बनाती दिखती है। इसी बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा कदम उठाया। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के साथ ही उन्होंने एक जनमत संग्रह कराने का भी फैसला लिया। यूनुस चाहते हैं कि जनता उनके द्वारा प्रस्तावित 84 सूत्रीय सुधार पैकेज को मंजूरी दे। उन्होंने हाल ही में देश के बड़े अधिकारियों से बातचीत करते हुए अपील की कि लोग जनमत संग्रह में हाँ के पक्ष में वोट डाले। उनका मानना है कि अगर जनता इन सुधारों का समर्थन करती है तो देश में पिछले कई सालों से चले आ रहे कुशासन और प्रशासनिक खामियों को जड़ से खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। मोहम्मद यूनुस का यह भी कहना है कि ये चुनाव केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के भविष्य को एक नई और सही दिशा देने का है। उनकी सरकार पिछले कई हफ्तों से इन सुधारों के लिए अभियान चला रही है ताकि राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश की जनता किस पर भरोसा करेगी। चुनावी बिसात बिछ चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश फिर से शांति की ओर बढ़ेगा या फिर वहां कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ने वाला है। भारत के नजरिए से ये चुनाव पड़ोसी देश के साथ रिश्तों और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और हमारी नजर इस चुनाव पर बनी है। आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, तमाम बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब वक्त हो चला है उस बड़ी खबर की ओर रुख करने का जिस खबर ने एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों का सच सबके सामने रख दिया। पाकिस्तान की हैसियत उसको फिर दिखा दी। पाकिस्तान की थूक के चाटने वाली आदत पर एक बार फिर पुख्ता मुहर लगा दी। पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। यू टर्न किस बात से लिया है? उसी बात से, उसी घमंड से, उसी अकड़ से जहां उसने कहा था कि 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबले में वो नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं खेलने वाला। अब यू टर्न लेते हुए उसने हामी भर दी है। उसका कहना है कि हम मैच खेलेंगे। कुछ शर्तें रखी थी लेकिन वहां पर भी आईसीसी की लताड़ लगी। आईसीसी मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और राजी भरी है पीसीबी ने भारत के साथ खेलने के लिए। अब क्या कुछ डर था पीसीबी को, वो जान लेते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे हैं। हसी बबन, आखिर क्यों पाकिस्तान को अपनी हैसियत याद आई और आखिर पाकिस्तान क्यों अब यू टर्न लेता नजर आ रहा है, सुनिए। सबसे पहली चीज, ये जो एक मुद्दा खड़ा हुआ है उसके मुताबिक ये हो रहा है कि 15 तारीख को तो पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़न होती है तो फिर क्या पाकिस्तान खेलेगा? इसका जवाब है पाकिस्तान खेलेगा।
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेरे तक खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि 15 फरवरी वाले मैच का बाइकाट है। आगे अगर पाकिस्तान भारत किसी नॉकआउट मुकाबले में भिड़ते हैं तो वो खेलेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर तरफ ये डिबेट चल रही है, हर तरफ, और मैंने ये बात क्लियर कर दी। अब आपके सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि आईसीसी कौन से 3 बड़े एक्शन लेगा। एक्शन नहीं, एक्शन वो पीएसएल आईपीएल का एक्शन है, इसलिए इस बात पे वही चढ़ा हुआ है। तो एक्शन की बात करें आईसीसी की, तो पहला एक्शन ये होगा कि पाकिस्तान को फ्यूचर आईसीसी इवेंट से बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान भारत के मैच के बगैर जो है वो खत्म नहीं होगा। तो अब अगर पाकिस्तान इस साल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो फिर अगली बार जो आईसीसी इवेंट होगा उसमें से पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा। दूसरे जो हैवी सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगेंगे वो ये लगेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीस में 1066 अरब रुपए लेता है सालाना आईसीसी से, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे और वो पैसे जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को दिए जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है तकरीबन 700 करोड़ का। तो कहीं न कहीं जगह से तो वो पूरा करना ही है। तो फिर जियो हॉटस्टार को पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू काट कर वो पैसे वहां से दिए जाएंगे। ये तो दूसरी बड़ी बात। तीसरा जो बड़ा पाकिस्तान पे एक्शन किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट इस तरह कर दिया जाएगा कि बड़ी टीमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। भारत तो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल्स नहीं खेल रहा, तो वो एक इशू होगा। ये 3 बड़े क्या कहते हैं मसले होंगे। यू टर्न की जहां तक बात है ना, यू टर्न का मसला पाकिस्तान को इस वक्त तक अगर आप देखें ना एज अ न्यूट्रल फैन, तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि मैचेस होने चाहिए। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये बात करता हूं कि खेल को जो है वो सियासत से दूर रखा जाए, मैचेस होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये है कि अगर वो यहां से मुकर जाते हैं इस स्टेज से तो फिर थूक कर चाटना। पहले मैंने चर्चा की उस चीज से, पाकिस्तान में भी लोग मीम्स बनाएंगे, भारत पर तनकीद होगी, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में जो है विश्व भर में आपका मजाक उड़ाया जाएगा कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी है, पीसीबी पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है। ये तो फिर आपको वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस फैसले से मुझे नहीं लगता पीछे हटेगा अनटिल एंड अनलेस अगर पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिमांड मान ली जाए। पाकिस्तान एक ही सूरत में इस फैसले से पीछे हट सकता है, वो ये हो सकता है कि आईसीसी में जो अगले 48 घंटे में एक अहम बोर्ड मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये कहा जाए कि पाकिस्तान को जो है ना वो या तो भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर कोई सीरीज खेलने को मिलेगी, या फिर पाकिस्तान को ये हो जाए कि बांग्लादेश को वापस लाया जाए। आई मीन समझ से मेरी तो बालातर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्यों रहा है। बांग्लादेश के लिए ये सब चीजें करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तो सॉरी टू से पाकिस्तान से लोग सुन रहे होंगे शायद मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं ना। ठीक है, अभी उन्होंने भारत के खिलाफ एक चीज बोली, अभी आपने कहा कि भाई हमने बीसीसीआई को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। अच्छी चीज है, बात में दम जरूर है कि बीसीसीआई को प्रेशर पड़ा है, आईसीसी को प्रेशर पड़ा है, इसलिए छुट्टी वाले दिन रात को वो रिप्लाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस का खतरा है, लेकिन ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं। मैं आपको बता दूं मुकुंद जी के ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर है ना, ये मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन पीसीबी है, उनके चैनल पर पहले असाइनमेंट एडिटर थे। मोहसिन नकवी साहब का एक अपना चैनल है सिटी 42, वहां पर एडिटर थे। इनकी क्वालिफिकेशन ही क्या कि आप इनको टीम के साथ लेकर आए। इन्होंने तो टीवी पर बस मैच देखे होंगे, ना ये कभी ग्राउंड में गए, ना इन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। मोहसिन नकवी साहब खुद जो है वो इंतजामी तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर ठीक काम कर रहे हैं, पर क्रिकेट को तो वो भी नहीं समझते। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, इन्होंने ऐसा किया ना, अनप्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं, इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफे को डाल दिया। ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के प्लान में कहीं नहीं थे। अगर ख्वाजा नाफे को आपने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखना था तो पिछले 6 महीने ना वो पाकिस्तान की शाहीन टीम के साथ खेले, ना पाकिस्तान की ए टीम के साथ खेले, ना इमर्जिंग एशिया कप खेले। वहां पर आप गाजी गोरी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर अचानक आप टी10 लीग में जाकर देखते हैं ख्वाजा नाफे को और उनको टीम में लेके आते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनप्रोफेशनल लोग हैं। और ठीक है, अभी थोड़ी हमदर्दी इन्होंने इसलिए हासिल की क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की जो यूथ है, जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो वो जो बयानियां बनता है ना किसी भी देश के खिलाफ, ये भारत में भी ऐसा ही होता है। आप शायद ना माने, लेकिन भारत में भी अगर आपकी गवर्नमेंट बनाती है पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई बयानियां, तो आपके लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। सेम इन द केस पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। जी जी बिल्कुल हसीब जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की वो देश दुनिया की बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए था जरूरी। आपके मन में कोई राय, कोई संशय और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.